हेलो एवरीवन, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मान लीजिए ये आप हैं और आपको कुछ बिज़नेस करना है, आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो आप एक आइडिया आता है आपके दिमाग में कि लाओ एक कंपनी स्टार्ट की जाए। ये आपका आइडिया है कि कंपनी स्टार्ट करना है आपको। जाहिर सी बात है, आप क्या हो गए, प्रमोटर हो गए। और जो हमारा एक ईयर होता है, जो पूरा साल जो होता है, कंप्लीट ईयर, एज़ यू नो वेरी वेल, फ्रॉम अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है। ये एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एक कोई एग्जिस्टिंग फर्म है, उसको आपने क्या किया, बाई किया, ख़रीदा। कौन से दिन पे ख़रीदा? सपोज़ आपने 1 अप्रैल को वो बिज़नेस परचेज़ किया। एक कोई ऑन गोइंग फर्म है, एग्जिस्टिंग फर्म है, उसको आपने ख़रीदा। एक्विजिशन ऑफ बिज़नेस आपका क्या हो जाएगा, ये 1 अप्रैल। लेकिन आपने बिज़नेस अभी ख़रीदा है, वो फर्म है, अब उसको आपको कंपनी बनाना है। एज़ यू नो, कंपनी एक्ट 2013, देयर इज़ सम रूल्स, देयर इज़ सम लीगल गाइडलाइंस। वो सब हमको फॉलो करना होगा। वो सब प्रोसेस में हमको थोड़ा टाइम जाएगा। वो पूरा प्रोसेस करते करते सपोज़ आपको जो सर्टिफिकेट मिला इनकॉर्पोरेशन का, वो कभी मिला आपको 1 जैन को मिला। तो ये क्या है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो आपको कभी मिला 1 जनवरी को। अब आपकी कंपनी क्या हो गई, रजिस्टर्ड हो गई। अभी यहाँ से आपका कंपनी का बर्थ हो गया, आप ऐसा कह सकते हैं। जो प्री इनकॉर्पोरेशन जो पीरियड है, वो क्या होगा आपका, अप्रैल से लेके जो आपका ये दिसंबर तक का टाइम है, इसको हम क्या कहेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहेंगे। और जो आपका जैन से लेके मार्च तक का जो टाइम है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहेंगे। डिफरेंस आपको मैंने यहाँ पे समझाया है कि प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्या डिफरेंस है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पहले का जो टाइम है, उसको प्री इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद जो टाइम है, यानी जिस दिन कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद का जो टाइम है, उसको हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे। अब जो इसमें चैप्टर में हमको बनाना है, वो क्या चीज़ है, हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। वो भी कौन से फॉर्म में हमको बनाना है, ये वर्टिकल फॉर्म में बनाना है। कैसा रहेगा, यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट कॉलम है, यानी जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है, उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, प्री में और पोस्ट में। तो प्री और पोस्ट में डिवाइड करके हमको सारे इनकम और एक्सपेंसेस को लिखना है, क्योंकि प्री का प्रॉफिट हमको सेपरेटली फाइंड आउट करना है, पोस्ट का सेपरेटली फाइंड आउट करना है। अब प्री का जो है आपका जो प्रॉफिट आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और वी कैन से लॉस भी हो सकता है इसके लिए, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जो भी आएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। लेकिन बी पॉजिटिव, इसके लिए मैंने सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। लेकिन प्री इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट में कुछ चीज़ें हैं और भी जो हमको समझनी है कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट का कंसेप्ट क्या है कि जो प्रॉफिट होता है यहाँ पे, उसको कैपिटलाइज़ किया जाता है। इसके लिए इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिज़र्व में। प्री इनकॉर्पोरेशन में अगर प्रॉफिट आपका आता है, तो वो ट्रांसफ़र किया जाएगा किधर, कैपिटल रिज़र्व में। और प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर आपको क्या आता है, लॉस आ जाता है सपोज़, तो ये गुडविल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, गुडविल में ट्रांसफ़र करेंगे। देन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपको प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों भी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है आपको, ये दोनों भी चीज़ें जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो उसका कॉलम है, हमको किस तरीके से डिवाइड करना है, फिर उसमें प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में आपको जो स्टेटमेंट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे बनाना है आपको। ये कैसा होगा फॉर्मेट, ये मैंने यहाँ पे देखिए कैसा बनाया है मैंने। पहला जो कॉलम है, ये तो आप बहुत अच्छे से इसको पहचानते होंगे, पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पे ये बेसिस का कॉलम है, टोटल जो पूरे ईयर का अमाउंट है, टोटल अमाउंट पर एनम, वो अमाउंट है यहाँ पे, प्री इनकॉर्पोरेशन का अमाउंट और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अमाउंट। अब फॉर्मेट जो है बहुत ही सिंपल है। जो इनकम है पहले आपको लिखना है, और भी कोई अदर इनकम होगी तो इस इनकम में क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, अदर कोई इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, तो ये सब इनकम है आपकी। तो ये इनकम सब प्लस करते जाएंगे। उसमें से जो जो आपको एक्सपेंसेस दिया रहेगा, रेंट है, वेजेस है, सैलरी, जो भी दिया रहेगा, वो सब इसमें से क्या हो जाएगा, आपका
माइनस करेंगे, फिर जो लास्ट में आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। लेकिन क्वेश्चन हमारा एक यहाँ पे ये अराइज़ होता है कि ये जो कॉलम है हमारे सामने प्री और पोस्ट में, वो हम किस बेस पे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो वो बेसिस हमको समझना है यहाँ पे। तो हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो बेसिस का ही है कि बेसिस क्या होता है। तो ये जो प्री और पोस्ट में आप डिवाइड करेंगे वो एक सुटेबल बेसिस पे डिवाइड होगा। तो पहले अभी हम अब बेसिस समझ लेते हैं कि बेसिस क्या होगा यहाँ पे। तो डिवीज़न ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, इसका बेसिस क्या होगा, इसमें कुछ रेशोज़ है हमको समझने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है वो टाइम रेशो दिया हुआ है। तो टाइम रेशो जो है ये आपको फाइंड आउट भी करना होगा, और फिर जो कुछ एक्सपेंसेस है जो टाइम रेशो के बेस पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो ऐसे वो कौन से एक्सपेंसेस है जो टाइम रेशो पे डिवाइड होगा, वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड इन नेचर जो एक्सपेंसेस है वो हम टाइम रेशो के बेस पे डिवाइड करेंगे। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होता है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू योर टर्नओवर और सेल्स, वो फिक्स्ड इन नेचर होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आपका प्रिंटिंग है, सैलरी है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। आप ये एग्जांपल्स देख के आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये रेंट आपको समझाता हूँ पहले, कि रेंट तो आपका फिक्स्ड होता है, चाहे आपका इनकम सेल्स टर्नओवर कितना भी हो, ज़्यादा हो कम हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। सैलरी भी एम्प्लॉय का फिक्स्ड होता है, आपका सेल्स टर्नओवर कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे एग्जांपल फिक्स्ड एक्सपेंसेस के ही है। तो ये सारे एक्सपेंसेस कैसे हैं, फिक्स्ड इन नेचर है, इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। और ये जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ये कौन से रेशो पे हम डिवाइड करेंगे, प्री और पोस्ट में, ये टाइम रेशो के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। टाइम रेशो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल देके अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो ये हो गया आपका टाइम रेशो। फिर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हम सेल्स रेशो पे डिवाइड करेंगे। तो वो कौन से एक्सपेंसेस है जो हम सेल्स रेशो पे डिवाइड करेंगे, वो है आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस और वी कैन से विच इज़ रिलेटेड टू सेल्स, वो सारे एक्सपेंसेस हम सेलिंग जो सेल्स रेशो है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक इनकम है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट भी किस पे आपको डिवाइड करना है, कौन से रेशो पे, सेल्स रेशो पे ही डिवाइड करना है, प्री और पोस्ट में। इसके बाद ये कुछ मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलिंग एक्सपेंसेस के। कमीशन ऑन सेल्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्समैन सैलरी है आपका, कैरेज आउटवर्ड है, डिस्काउंट गिवन है। तो डिस्काउंट गिवन कब होता है, जब आप सेल करते हैं। कैरेज आउटवर्ड भी जब आप सेल करते हैं तभी होता है। सेल्समैन सैलरी जो सेल्समैन है मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। एडवर्टाइजमेंट है, सेलिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप देख के समझ जाएंगे कि ये सब सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो ये सब जो है कौन से रेशो पे जाएगा, ये जितने भी एक्सपेंसेस है सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब हम सेल्स रेशो के बेसिस पे क्या करेंगे, प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि जो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, मतलब पर्टिकुलर इसमें ही आएंगे, या तो प्री में आएगा या तो पोस्ट में आएगा। तो पहले मैं आपको पोस्ट से रिलेटेड समझा देता हूँ कि पोस्ट स्पेसिफिक क्या होता है। सो पोस्ट स्पेसिफिक जो एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस जो आपके सिर्फ पोस्ट स्पेसिफिक होंगे, यानी वो सिर्फ पोस्ट में ही आएंगे। तो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, पर्टिकुलर उसी में आते हैं। वो कौन से एक्सपेंसेस है, डायरेक्टर सैलरी है, फ़ीस है, डायरेक्टर का सैलरी और फीस, ये कैसा होता है आपका स्पेसिफिक है, मतलब सिर्फ पोस्ट में लिखना है। इसके लिए आपको रेशो की ज़रूरत नहीं है, टाइम रेशो या सेल्स रेशो पे डिवाइड नहीं करना है उसको, आप पोस्ट में ही उसको इंटर करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, सिर्फ पोस्ट में आ जाएगा डायरेक्टली। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, शेयर इशू एक्सपेंसेस है, शेयर ट्रांसफ़र फीस रिसीव्ड है, ये इनकम है आपका, ये भी सिर्फ पोस्ट में आएंगे। तो ये आप देखेंगे ये सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं तभी ये सब खर्चे आते हैं, इसके लिए ये पोस्ट में ही आता है। इसका एक रीज़न है जो मैंने आपको अभी बताया। और ये जो आपको दिख रहा है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ हो गए, मतलब राइट ऑफ हुए हैं तो ही आएंगे, अगर राइट ऑफ नहीं हुआ है तो नहीं आएगा। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्री में ही आएंगे, मतलब प्री स्पेसिफिक होते हैं वो। उसमें दो एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए है, सैलरी टू वेंडर है, इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल है। तो ये दोनों भी किस में आ जाएगा, ओनली प्री में आ जाएगा। और एक इसमें इनकम है जो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। सो डिस्काउंट रिसीव्ड ये कौन से रेशो पे आएगा, ये बहुत ही रेयर केस में आता है, लेकिन कभी आया है तो इसके लिए आप ये भी देख लो कि डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये परचेस रेशो पे आएगा।
क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड कब होता है, एट द टाइम ऑफ परचेज़। तो जाहिर सी बात है कि उसको हम जब डिवाइड करेंगे प्री और पोस्ट में, तो वो कौन से रेशो पे डिवाइड करेंगे, हम परचेज रेशो के बेस पे डिवाइड करेंगे अगर दिया होगा क्वेश्चन में। तो इसमें एक चीज़ और है यहाँ पे, इंटरेस्ट टू वेंडर, और इसको हम इंटरेस्ट टू वेंडर को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ये जो है आपका टाइम रेशो पे ही आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट। ये एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम रेशो मैंने लिखा है और अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट। मतलब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको अप्लाई तो टाइम रेशो करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट का मतलब कि हमको वो डेट कंसीडर करनी है जिस डेट पे हमारा सेटलमेंट हो गया। तो सेटलमेंट डेट तक ही कंसीडर किया जाता है। अभी ये आपको क्लियर नहीं होगा आपको जब तक मैं प्रॉब्लम आपको नहीं दिखाऊंगा। तो जब आपको मैं प्रॉब्लम बताऊंगा तो इसका कंसेप्ट आपको वहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूंगा कि अप टू द डेट ऑफ सेटलमेंट हम कैसे टाइम रेशो को कंसिडर करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ कि टाइम रेशो हम कैसा फाइंड आउट करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका ईयर है अप्रैल टू मार्च। यहाँ पे आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है सपोज़ 1 अप्रैल। यहाँ पे आपने बिज़नेस परचेज़ किया। ये आपका यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन का डेट। अब ये प्री है, तो प्री में कितने मंथ है, यहाँ पे आपके ये 9 मंथ हो जाएंगे और ये आपके 3 मंथ हो जाएंगे। तो आपका जो प्री में और पोस्ट में जो मंथ हमने काउंट कर लिया, तो रेशो क्या आ जाएगा आपका 9:3 आ जाएगा। आप इसको चाहिए तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 पंजा 3, 3 3 9। तो ये इस तरीके से आप ऐसा भी बना सकते हैं 3:1, ये ऐसा भी रेशो हो जाएगा। आप 9:3 भी लिखेंगे तो भी चलेगा और ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट जो है सेल्स रेशो। तो सेल्स रेशो में मैंने एक यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर का सिंबल बनाया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है सेल्स रेशो फाइंड आउट करने में, क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये ट्रिकी रहेगा, तो आपको समझना रहेगा। अभी मैंने एग्जांपल में फ़िलहाल थोड़ा सा सिंपल रखा है सिर्फ मुझे, क्योंकि आपको रेशो का कंसेप्ट समझाना है इसके लिए। तो यहाँ पे सपोज़ सेम अप्रैल टू मार्च आपको दिया हुआ है। 1 अप्रैल आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है और 1 जन आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। अब यहाँ पे जो है सपोज़ के प्री में जो है आपका सेल्स दिया हुआ है 12 लाख और पोस्ट में जो सेल्स है आपका दिया हुआ है सपोज़ 3 लाख। तो अब ये जो सेल्स है ये आपको दिया हुआ है 12 लाख एंड 3 लाख। अब आप रेशो निकाल लेंगे तो क्या रेशो हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। कैसे, 3 1 जा एंड 3 4 जा, 3 लाख 1 जा 3 लाख एंड 3 लाख 4 जा 12 लाख। देखो आपको 3 लाख का भी टेबल याद है, कितना सिंपल है। तो ये आ गया आपका 4:1। तो इस तरीके से हमको टाइम रेशो और सेल्स रेशो फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि सेल्स रेशो ये जितना अभी सिंपल मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं इतना ऐसा रहेगा आपको कि हर क्वेश्चन में वो थोड़ा सा लोग जो एग्ज़ाम में आपको चेंजेस करके ही देंगे। वो ट्रिक आपको समझना होगा। जब आप क्वेश्चन देखेंगे 2-4 क्वेश्चन तो आपको भी वो ट्रिक समझ में आ जाएगी।